डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। आज की हमारी टॉपिक ये है। हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड की क्लासेस कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार वाला, एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास ओवर होने के बाद हम लोग किसको करेंगे, वीडियो क्लास करेंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैंने सोशल के बारे में आपसे बताया कि आपका सोशल चलाया जा रहा था, लेकिन सोशल में तो उसके मैप वगैरह को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके लिए वाइट बोर्ड पे ही जाना पड़ेगा और इसी कारण आपका वो सेक्शन रोक दिया गया है। आप कहीं पे अगर चल रहा हो, चूँकि मेरे पास प्रोजेक्टर है नहीं और बोर्ड पे माध्यम से बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं कहीं से। साइंस की हम पूरी गारंटी लेते हैं, आपके साइंस में पूरा का पूरा नंबर हम आपको दिलाएंगे और साइंस हम आपको पढ़ा रहे हैं। साइंस में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस पेपर से लेकर के वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, यहाँ आप देखें, क्रियाकलाप 2.5 की बात करते हैं। दो परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए और बी से रेखांकित करिए। तो आप उसमें नाम लिख सकते हैं, ठीक है, नामांकित कर लेंगे। एक के ऊपर ए लिख करके टेप चिपका देंगे, एक के ऊपर बी लिख करके टेप चिपका देंगे। चूँकि आपकी कैसी होती परख नलियाँ, शीशे की होती हैं, तो उसके ऊपर टेप से आपको चिपकाना ही पड़ेगा, या जो आता है स्टिकर आता है ABCD का ना, वो स्टिकर चिपका देंगे। ठीक, परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम कह रहा। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 लीजिए। योंग परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, नाम याद करिएगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए। ले लिया आप। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। किसको मिलाना है, HCl मिलाना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दीजिए। कितना कितना मिलाना, 2 ml मिलाना है। आपने क्या निरीक्षण किया, चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। ठीक, अब ये निरीक्षण करने के बाद आपको कैसे प्राप्त होगा उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। जब आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे, किसको लेंगे, सोडियम कार्बोनेट को आप ले रहे थे, तो आपने सोडियम कार्बोनेट, परख नली ए की बात हो रही, सोडियम कार्बोनेट में आपने किसको मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दिया। सोडियम कार्बोनेट को लिया, उसमें किसको मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो आपका बन गया NaCl बन गया, H2O बन गया, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक, वाटर बन गया, और क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया कराया, तो आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, जल बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, यहाँ पे सब कुछ सेम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित कीजिए। कह रहा है इसमें किस में प्रभावित कर देना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको कहाँ भेज देना है, चूने के पानी में। किस में भेजना, चूने के पानी में। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी किसको भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड को, किस में, चूने के पानी में। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH ट्वाइस कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने का पानी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने भेज दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद क्या बनाएगा, CaCO3, क्या बनाएगा, CaCO3। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। आपने ये तो देखा होगा, आपने ये देखा होगा, जब आप इनो में पानी डालते हैं, इनो का पाउडर होता है, उसमें आप पानी डालते हैं तो आपको फेन बन करके ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ता है, देखे होंगे सभी लोग। उसी प्रकार से जैसे इसमें डालेंगे वैसे इसकी झाग बन करके, किसका, सफ़ेद अवक्षेप बन करके कैल्शियम कार्बोनेट का कहाँ आता है, ऊपर की तरफ आता हुआ फैन दिखाई पड़ेगा, गांज दिखाई पड़ेगी। ठीक, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न अपक्रिया होगी। क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे CaHCO3 ट्वाइस बन जाएंगे। ठीक है, चूना पत्थर, यहाँ देखते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया चाक जो आता है जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, और संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विधिक रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। आप इसे इतना याद रख लीजिए कि जब धातु किसके साथ अपक्रिया करेगी? कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा? जल का। आपको यही पॉइंट याद करना है कि जब धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करेगी, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना क्या कि आप अपनी बुक को अच्छी तरह से रीड करेंगे, इसके सिंबल को लिखेंगे, जो सिंबल हैं ये सिंबल आपका होमवर्क है, इसी सिंबल को लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और उस फार्मूले को याद करेंगे। आप प्रत्येक दिन का काम किया करिए, तभी आपका क्लास लगातार चलेगी और इसका आनंद आपको मिलेगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे होते चले जाएंगे और आपको कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, उसे करते रहिए। जब हम वीडियो क्लास करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे करते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको एक चीज़ और सजेशन दे दूँ कि जैसे मैंने एक तो वीडियो आपको डाला, अगर आपने नहीं देखा होगा ज़रूर देखिएगा, कि क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में हमने बताया आपको, क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें आपके लिए बहुत सारी काम की बातें हमने की हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आपके लगभग 6 महीने की पढ़ाई आपकी ख़त्म हो गई है। जी, आप सही सुन रहे हैं, आपके 6 महीने की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। 6 महीने आप समाप्त कर चुके हैं। अक्टूबर में आप प्रवेश किए हैं। अब तक आपका आधा से ज़्यादा कोर्स हो जाना चाहिए था। दुखद है कि हम लोग अभी दूसरे चैप्टर पे पड़े हुए हैं, इसीलिए हम अपनी स्पीड को बहुत तेज़ बढ़ाने वाले हैं। आपकी टाइम हम खींच करके आधे घंटे ले जाने वाले हैं। 10 मिनट की क्लास अब आधे घंटे तक चलेगी। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मार्केट में आपकी बहुत सारी सीरीज उपलब्ध हो गई होंगी, बहुत सारी गाइड आ गई होंगी। तो आप जाइए, कोई भी 10 ईयर साल पेपर ले आइए, उससे चैप्टर के साथ सॉल्व करते रहिए। हालांकि हम करवाएंगे, लेकिन आप वहाँ से पढ़ते रहिए, गाइड ले लीजिए, किसी भी कंपनी की ले लीजिए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी कंपनी की ले लीजिए, उसे सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन कौन कौन सा है उसे सॉल्व करते रहिए। हम साल पेपर भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद से करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। चलिए, हम लोग आज कई टॉपिक पढ़ने वाले, इसलिए आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं? अम्ल एवं क्षार परस्पर अपक्रिया कैसे करते हैं इसके बारे में बताना है। क्रियाकलाप दी गई है। परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंद फिनेप्थिलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अपक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनेप्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनेप्थिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आपके विचार से ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमने यह निकाला कि अम्ल का प्रभाव क्षार खत्म कर देता है और क्षार के प्रभाव को अम्ल खत्म कर देता है। अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि NaOH प्लस HCl, तो क्या बन गया? NaCl बन गया और क्या बन गया? H2O बन गया। क्या बन गया? NaCl बन गया और H2O बन गया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? तो आप कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी विस्थापन अपक्रिया है। OH H के साथ मिल गया और Cl इसके साथ मिल गया, तो द्वि विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, डबल विस्थापन अपक्रिया, दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहे हैं। पहले चैप्टर में पढ़े थे ना? हाँ, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप अम्ल तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब आपको याद करना होगा कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, उसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षार प्लस अम्ल, लवण और जल, और इसमें अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले रिंग डालेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। मान लो एक प्रश्न छोटा सा लिख लिए, उसमें आप लिखेंगे कि उदासीनीकरण अपक्रिया उस अपक्रिया को कहते हैं जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया आपस में होती है
जिसके परिणाम स्वरूप लवण तथा जल की प्राप्ति होती है या लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सामान्यतः इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण तथा जल। उदाहरण, फिर उदाहरण डालेंगे, उदाहरण डाल करके हम इसी उदाहरण को लिख देंगे। आप अपने रफ पे नोट कर लीजिए जिस प्रकार से हमने आपको बताया है, अपने फेयर कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। देखिए आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं, लगभग कई टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप धैर्य बना करके पूरा सुनते रहें, देखते रहें। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। बीकर में कापर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कापर ऑक्साइड का क्या हुआ। ठीक, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कापर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अपक्रिया में कापर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली समान अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर के क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाएंगे। ठीक है, इस उपरोक्त अपक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। क्षार एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड भी क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। देखिए इसके बारे में जो उदाहरण वगैरह है हम आपको बताएंगे, घबराइए मत। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, क्या याद है जब आप चूने का पानी मिलाए थे, हाँ, के बीच हुई अपक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अपक्रिया के समान है, अतः हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा प्रश्न पूछ रहा है, जैसे पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया क्यों नहीं की। तो इसका प्रश्न आप ढूंढिए, सभी प्रश्नों के आंसर दीजिए। चलिए, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, अभी टाइम है, कोई बात नहीं, कम से कम 20 मिनट की क्लास तो करेंगे ही। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अपक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो क्रियाकलाप हम करते हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कारक पर दो कीलें लगाकर कारक को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या प्रेक्षण किया, इन प्रेक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या प्रेक्षण किया, बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है। तो यहाँ पे एक प्रेक्षण दिया गया है, इसमें बल्ब लगाया गया जिसको आपको सब कुछ करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बुक में देखिए सब कुछ कैसे दिया है, तो करके कुछ देखना नहीं, बस समझना है। चलिए, कह रहा है अम्ल की स्थिति में बल्ब जलता है, जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन प्लस तथा ऋणायन जैसे HCl में क्लोराइड CaCl माइनस, HNO3 में NO3 माइनस, CH3COOH में CH3COO माइनस, H2SO4 में SO4 माइनस ट्वाइस माइनस होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H प्लस है, इससे
ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन एक्वस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराएं। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल और क्षार में क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल और क्षार में क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा बस धैर्य रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या शुरू हो जाएगा, अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपके और टॉपिक है पीएच हमारे शरीर में, और पीएच को पढ़ेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लीवर है, लीवर परिवार है, और उसके बाद साधारण नमक है। अच्छा, आपके कम से कम 3 लेक्चर अभी लगेंगे, 3 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत बड़ा मत करिए। चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब आज का आपका होमवर्क एक ठो हम आपको दे के जाएंगे, आपको खुद से इसे पढ़ के समझना है। किसको समझना है, देखिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप अपने से खुद से पढ़ेंगे। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, इसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, उसके बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे, और इसके तुरंत पढ़ने के बाद हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, आपको बायोलॉजी के एक चैप्टर पूरा, फर्स्ट वाला चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। सेकंड चैप्टर आपके कोर्स से बायोलॉजी का निकाल दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, सेकंड चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। उसके तुरंत बाद हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर करेंगे और दूसरा चैप्टर करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग तुरंत चले आएंगे कहाँ पे, आगे चले आएंगे, और इधर आकर के हम लोग किसका स्टार्ट कर देंगे, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर को पूरा कर लेंगे। और ये हमारा टारगेट है कि इतना करते करते हम 15 नवंबर तक इतना कोर्स हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। इतना करने के बाद 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर और करेंगे, और फिजिक्स का एक चैप्टर और करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग 1 दिसंबर से वीडियो क्लास शुरू कर देंगे। वीडियो क्लास जब हम शुरू करेंगे तब तक हमारा केमिस्ट्री पूरा हो चुका होगा, हमारे फिजिक्स के 3 चैप्टर हो चुके होंगे, हमारे बायोलॉजी के 3 चैप्टर हो चुके होंगे। जो और चैप्टर बचेंगे उसे करेंगे, वीडियो क्लास करेंगे, इसका ऑडियो क्लास भी चलता रहेगा। और बहुत तेज़ी के साथ दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हम लोग अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसी जब वीडियो क्लास चलेगी तो आपको और भी चीज़ें, उसमें आपको होमवर्क देना, आपका होमवर्क चेक करना, सब कुछ चलता रहेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो आपको तैयारी करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अपने दोस्तों को जोड़िए, चैनल से जोड़िए, उनको कहिए कि आप, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करें। उनका नंबर सिक्योर होगा, उनकी पढ़ाई में हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपको उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।